A very good evening to all of you, my dear students of class 12B. उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। साथ ही हमारे विद्यालय के सबसे अंतिम कक्षा के विद्यार्थी होने के कारण आप सब अपने अध्ययन को भी सही तरीके से बढ़ा रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग इस समय इतिहास के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और क्षमा चाहूँगा प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका प्रारंभ हमने देखा। इसके बाद कौन कौन से आर्टिफैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद टाउन प्लानिंग भी हम लोगों ने पढ़ी, हड़प्पा की। फिर ग्रेट बाथ के बारे में भी पढ़ा, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ा, सिटाडेल के बारे में भी पढ़ा। फिर ऐसी चीज़ों के बारे में भी पढ़ा जो आपस में मतलब सोशल डिफरेंसेस को भी दिखाने वाली चीज़ें हैं। फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में भी हमने थोड़ा सा अध्ययन किया और इसके बाद फिर फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी या पढ़े हैं, ठीक है ना। और अब स्क्रिप्ट पर चर्चा हो रही है। स्क्रिप्ट पर चर्चा हो रही थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कैसी है, ठीक है ना, और उनकी राइटिंग स्किल कैसी थी। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जैसे यूनिफॉर्म स्टाइल में थी, है ना। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी लास्ट ईयर 11th के सेकेंड चैप्टर में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। जब राइटिंग की बिगनिंग की बात आती है तो वहाँ पर सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को ये कंसीडर किया जाता है कि राइटिंग प्रैक्टिस जो स्टार्ट हुई वो सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई यूनिफॉर्मिक के स्टाइल में। तो सेम, चूँकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से स्क्रिप्ट पर भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट का इम्पैक्ट रहा होगा। तो ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं, जो सीलिंग्स हैं, वहाँ पर छोटे छोटे सिंबल्स मिले हैं जिसके माध्यम से इस स्क्रिप्ट को मतलब समझा जा सकता है थोड़ा सा, और इसके बारे में सिर्फ आइडिया लगाया जा सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि फर्स्ट लाइन राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी और सेकेंड लाइन लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। जैसे और अगर और सिंपल वे में समझाऊँ तो जैसे हिंदी भाषा हम लोग कैसे लिखते हैं या अंग्रेजी लाइन हम लोग कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट लाइन लेफ़्ट टू राइट और सेकेंड लाइन लेफ़्ट टू राइट, थर्ड लाइन फिर लेफ़्ट टू राइट। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट थी। फर्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना। उर्दू भाषा जो लिख लेते होंगे वो जानकार होंगे, उनको पता होगा कि फर्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट। तो उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, उसकी फर्स्ट लाइन बेटा वो है, वो जो लिखी जाती है वो बेटा मतलब लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। सेकेंड लाइन देन राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, सॉरी फर्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट और सेकेंड लाइन लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पिक्टोग्राफिक राइटिंग स्किल कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सील्स एंड सीलिंग से इसका सिंबल पाते हैं। और अभी हम लोग 7.2 पेज नंबर 15 की हेडिंग नंबर 7.2 को पढ़ने जा रहे हैं, एंड इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। ओके, हड़प्पन seals usually have a line of writing probably containing the names and the title of the owner. Scholars have also suggested us that the motif, generally an animal, conveyed a meaning of those who could not read. Okay, देखिए, चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता रहा हो, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब इंसान लिटरेट नहीं होता तो कुछ सिंबल्स, कुछ साइन के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। तो हड़प्पन सील्स यूजली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, है ना, बहुत सारी सिंबल्स बना करके वो लोग अपनी बातों को रखते थे।
जैसे मोटिव कहा गया है, मोटिव तो मोटिव शब्द जो है वो दैट इज यूज्ड फॉर जनरली एन एनिमल। ओके, तो बहुत सारे एनिमल बना करके वो लोग अपनी बातों को कन्वे करते थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस और शॉर्ट, ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत शॉर्ट हैं। द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस, जो अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा मतलब सॉरी ये इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें 26 साइंस हैं, ठीक है ना, साइन है, 26 साइंस हैं। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स, द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिफर्ड टू डेट, आज तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, जो राइटिंग स्किल है, उसको बेटा पढ़ा नहीं जा सका है, अनडिसिफर्ड है आज भी। It was evidently not alphabetical, okay, where each sign stands for a vowel or a consonant, as it has just too many signs. इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल नहीं मानते, क्यों? चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा साइंस हैं, ठीक है ना, समवेयर बिटवीन 375 टू 400, 375 से लेकर के 400 साइंस तक इसमें पाए गए हैं, इसलिए हम इसको एग्जैक्टली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में प्लेस नहीं कर पाते। Okay, it is apparent that the script was written from right to left, as some seals show a wider spacing on right and cramping on the left. देखिए, जैसे हमारी ये आदत है कि जब हम जहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे हमने लेफ़्ट टू राइट लिखा, फिर लेफ़्ट टू राइट लिखा, फिर लेफ़्ट टू राइट लिखा, तो हम देखेंगे कि हम लेफ़्ट की ओर देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, बट कभी कभी राइट तक जाते जाते हमारी लाइन जो है वो टेंड कर जाती है सेकेंड लाइन की ओर, थोड़ा सा मिलती हुई मतलब सिंबलिक लगती है, प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेट देयर आर टोटल 375 टू 400 साइंस इन दीज इंस्क्रिप्शंस। तो इसीलिए ये मतलब बहुत सारे सिम्बल्स मिले हैं जिनके माध्यम से इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को समझा जा सकता है, ठीक है ना। और लेकिन जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो बहुत लंबे लंबे नहीं होते थे, टोटल 26 मैक्सिमम जो मिला है अभी तक 26 साइन का मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है, साइंस। ओके, कंसीडर द वैरायटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड, ये भी हमें समझना चाहिए कि कितने टाइप के वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पर राइटिंग मिली है। उसमें सील्स हैं, उसमें कॉपर है, उसमें टूल्स हैं, उसमें रिम्स ऑफ जार्स हैं, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन छोटे छोटे हमको मिले हैं, ये सिंबलिक एक्सप्रेशन हमको छोटे छोटे मिले हैं। ओके, तो उसमें सील्स है, उसमें कॉपर टूल्स है, रिम्स ऑफ जार्स है, कॉपर है, टेराकोटा टेबल्स है, ज्वेलरी है, बोन रॉड्स है, ठीक है ना। इवन एन एंशियंट साइन बोर्ड भी हमको मिला है, एक पुराना साइन बोर्ड भी मिला है। रिमेंबर देयर मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिसेबल मटेरियल्स टू, ठीक है ना। कुड दिस मीन द लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड, ठीक है ना, मतलब लगभग हर ऑब्जेक्ट पर उनके सिम्बल्स मिले हैं, उनके साइंस मिले हैं, ठीक है ना। तो कैन वी कंसीडर कि वहाँ का जो लिटरेसी रेट था, वहाँ जो लिटरेसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो वाइड स्प्रेड थी, कैन वी एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट हेडिंग इज 7.3, दिस इज वेट्स। वेट मीन्स मेजरिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। जैसे हम बाजार में जाते हैं तो जो बांट होता है ना, जिसको हम जिस पर रख करके एक मतलब शॉपकीपर सामान देता है, एक तरफ सामान और एक दूसरी तरफ जो वेट रखता है, तो अब उसकी भी चर्चा हम करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called chert and generally cubic in nature. Okay, अब देखिए वेट्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेट जो मेजोरिटी बनता था वो चर्ट नामक पत्थर से बनता था, ठीक है ना। पत्थर के वेट्स आपने देखे होंगे ना, पत्थर के भी बनते हैं वेट, आयरन का भी बनता है। तो चर्ट नामक पत्थर का उस समय वेट होता था, और जनरली क्या होता था, क्यूबिक इन साइज होता था, वो क्यूब के आकार का होता था, घन के आकार का होता था। द लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट्स वर बाइनरी, और हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज अंडरलाइन इट। और जहाँ पर वो ऊपर टोटल नंबर ऑफ साइंस 26 एंड 375 एंड 400 दिया है, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है।
तो देयर आर सॉरी सॉरी हाँ, तो ये बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलता है। अब जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होंगे दे मस्ट बी नोइंग व्हाट इज बाइनरी सिस्टम, जैसे 1 2 4 8 16 32, ओके। तो देन अप टू 12,800 तक जाता है। अब देखिए स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 2, देन स्क्वायर करते जाइए, 2 का स्क्वायर 4, फिर इंटू 2, ठीक है ना, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2, मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 1 2 4 8 16 32 है ना। और कहाँ तक जाता है बाइनरी सिस्टम में, ये 12,800 तक जाता है, ठीक है ना। वाइल द हायर डिनोमिनेशंस फॉलोड द डेसिमल सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे मतलब हायर लेवल की ओर आप जाएंगे तो पाएंगे बाइनरी सिस्टम की जगह फिर डेसिमल सिस्टम काउंट होता है। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीट्स, जो छोटे छोटे बांट मिले हैं बाइनरी सिस्टम वाले, उनसे ज़्यादातर ज्वेलरी एंड बीट्स का मेजरमेंट किया जाता था। मेटल स्केल पेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, याद रखिएगा मेटल स्केल भी मिला है। हाँ, ये आपको लोथल से मिला है, लोथल से एक मेटल स्केल भी पाया गया है, ठीक है ना। मेटल स्केल पेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। अब जो अगला स्टेप है उसमें हम देखेंगे कि वी विल डिस्कस अबाउट द एंशियंट अथॉरिटी, है ना। हम अब अगली जो हेडिंग है उसमें ये देखेंगे कि उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम बेटा कैसा था, इस चीज़ को भी हम देखेंगे थोड़ा सा। तो एंशियंट अथॉरिटी, अब ये लेफ्ट हैंड पर आपके एक मतलब एक सिंबल बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रिस्ट किंग, है ना। एक ऐसा राजा जो पुजारी वर्ग से था, एक पुजारी राजा, मतलब एक ऐसा राजा जो मतलब साधु संतों या पुजारियों की कोटि का था, मतलब जो पुजारी क्लास से, जो क्लर्जी क्लास से या प्रिस्ट क्लास से बिलोंग करता था। तो there are indication of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. Take for instance the extraordinary uniformity of Harappan artifact. अब यहाँ से आपको एक एक पॉइंट नोट करना है, ठीक है ना। तो टेक फॉर एक्सटेंट एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन सिविल आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन पॉटरी। अब नंबर 1 क्या है कि जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं, जो वहाँ की पॉटरी है, ठीक है ना, सील्स हैं, वेट्स हैं, ब्रिक्स हैं, इन सब चीज़ों की यूनिफॉर्मिटी, इन सब चीज़ों को जैसे जैसी ब्रिक मान लीजिए हड़प्पा में है वैसी मोहनजोदाड़ो में, जैसी मोहनजोदाड़ो में है वैसी लोथल में, इसी तरह जैसे जो बांट हड़प्पा में यूज होते हैं, जो वेट्स हड़प्पा में यूज होते हैं, वही वेट सिस्टम हमारा कालीबंगा में भी चल रहा है, वही सुरकोटदा में भी चल रहा है, वही धौलावीरा में भी चल रहा है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि लार्ज I mean in a sorry there are indications of complex decision being taken and implemented in हड़प्पन सोसाइटी। ऐसा लगता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन इम्प्लीमेंटेड थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। टेक फॉर इंस्टेंट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट, है ना। हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी मिलती है, जैसे पॉटरी में, जैसे सील्स में, वेट्स में, ब्रिक्स में। Notably, bricks do obviously not produced in any single center. और इनमें से चलिए अच्छा हम कुछ को तो मान लें, जैसे मान लीजिए चलिए सील्स है तो सील किसी पर्टिकुलर सेंटर पर बनती थी, ठीक है ना। बीट्स हैं तो बीट किसी पर्टिकुलर चहुंजोड़ों में बनते थे, वेट्स कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर बनते रहे होंगे, लेकिन ब्रिक तो एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह मिली है, जो हर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर साइड से ब्रिक का एविडेंस मिला हुआ है, ठीक है ना। तो नोटेबली ब्रिक्स, ठीक है ना, दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी सिंगल सेंटर वर ऑफ ए यूनिफॉर्म रेशियो थ्रू आउट द रीजन, ओके। और जो ब्रिक का रेशियो लोथल से मिलता है वही ब्रिक का रेशियो मांडा से मिलता है, वही आलमगीरपुर से मिलता है, वही सुतका गेंडेर से मिलता है, वही दाइमाबाद से मिलता है, वही हड़प्पा से मिलता है, वही चौंदड़ो से मिलता है, वही मोहनजोदाड़ो से मिलता है। मीन्स जो ब्रिक का मतलब जो प्रोपोर्शन एंड रेशियो है ब्रिक मेकिंग का, जो साइज है वो हर जगह कॉमन है। तो ये एक स्पेसिफिक नेचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ओके। वर अ यूनिफॉर्म रेशियो थ्रू आउट द रीजन फ्रॉम जम्मू टू गुजरात, है ना। वी हैव ऑल्सो सीन दैट सेटलमेंट्स वर स्ट्रेटजिकली
स्ट्रेटजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर वेरियस रीजन्स, ठीक है ना। और कई बार हमने ये भी देखा है, वी हैव सीन दैट स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत ही सेटलमेंट बसाए जाते थे। अब फॉर एग्जांपल आप बालाकोट को देख लीजिए, बालाकोट बिल्कुल अरेबियन सी पर है, लेकिन वो एक अच्छा सेंटर है किस चीज़ का, बीड मेकिंग का, और दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स का। लोथल देख लीजिए, लोथल को वहीं क्यों डॉकयार्ड बनाया गया, क्योंकि वहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स के बहुत अच्छे चांसेस थे, ठीक है ना। चहुंदड़ो को मोहनजोदड़ो के पास क्यों बसाया गया, क्योंकि वो बीड मेकिंग का एक अच्छा सेंटर था और मोहनजोदड़ो से उसे प्रॉपर सेफ्टी मिलती, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वैली साइट्स को डेवलपमेंट किया गया। बिसाइड्स लेबर वॉज मोबिलाइज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज। और ये यूनिफॉर्मिटी कब तक चलती है, जब तक कि जो लेबर क्लास के लोग हैं, लेबर है जो, ठीक है ना, लेबरर नहीं कह रहा, लेबर, ठीक है ना, लेबर मीन्स जो श्रम है, ठीक है ना, मतलब जो क्वालिटी है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मोबिलाइज नहीं होने लगी। और वो किसके थ्रू मोबिलाइज होगी, किसके थ्रू इधर उधर जाएगी, जो उसके स्पेसिफिक मेकर्स हैं। जैसे अगर मतलब बीड्स बनाने वाले कल को, मतलब पहले वो चहुंदड़ों में शिफ्ट थे, फिर हड़प्पा में रह जाके कुछ लोग रहने लगे, फिर कुछ लोग जाके बालाकोट में रहने लगे, कुछ लोग जा कर के इधर आपके इंडियन स्टेट्स में चले आए, लाइक आलमगीरपुर में चले आए, लाइक मांडा में चले आए, लाइक राखीगढ़ी में चले आए, ठीक है ना, लाइक रंगपुर में चले आए। ओके, तो इन सब चीज़ों की वजह से बाद में जो क्वालिटी है वो मतलब स्पेसिफिक सेंटर में ना हो करके, स्पेसिफिक एक प्लेस पर ना हो करके पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गई उन चीज़ों की। तो अब क्वेश्चन आता है कि हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज़। अब यूनिफॉर्मिटी जो हमने ऊपर डिस्कस की, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, ठीक है ना, इसको कौन इसको मैनेज करता है, ठीक है। तो इस पर भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इफ़ यू लुक फॉर अ सेंटर ऑफ पावर फॉर द डिपिक्शन ऑफ पीपल इन पावर, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर, ठीक है ना। ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। ये चूँकि इसके लिए कोई ठोस, कोई सॉलिड आर्कियोलॉजिकल बेस नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। खुदाई में उनका सोशल स्टेटस मिलता है, उनका रिलीजियस स्टेटस मिलता है, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस मिलता है, उनका ट्रेड एंड कॉमर्स मिलता है, उनका कल्चर मिलता है, बट पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, ठीक है बेटा। तो अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट द मोहनजोदाड़ो वॉज लेबल्ड एज द प्लेस बाई आर्कियोलॉजिस्ट बट नॉट अ स्पेक्टिकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट। ऑल्दो उन्होंने, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मोहनजोदाड़ो का जो हॉली वाटर टैंक है, ठीक है ना, जो आई मीन हॉली टैंक है, उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा एक उनको बहुत लार्ज बिल्डिंग मिला था। तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक असेंबली रूम बताया था उसको, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट ने। लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई 100% कोई सॉलिड एविडेंस हमारे पास नहीं है। A stone statue was leveled and continues to be known as the priest kings। लेकिन एक और अलग चीज़ हमको जो मिलती है कि स्टोन स्टैचू, अब ये फिगर 1.23 देखिए, फिगर नंबर 1.23, तो आपको पता चलेगा कि एक प्रिस्ट किंग का फिगर है, ठीक है ना। तो एक स्टोन पे ये स्टैचू बना हुआ है छोटा सा, तो इसको प्रिस्ट किंग कहा गया है। और दिस continues to be known as the priest king. This is because archaeologists were familiar with the Mesopotamian history and its priest king and have found parallel in the Indus region, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों, देखिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को जब आपने लास्ट ईयर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो प्रिस्ट या क्लर्जी क्लास के लोग थे, प्रिस्ट लोग थे, वो राजा थे। ऐसा सिंबल, ऐसा सिम्टम, ऐसे एविडेंस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मिले हैं। तो वही चीज़ जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जब स्टोन की इमेज मिली है, एक स्टोन इमेज में प्रिस्ट किंग को बताया गया है, तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने भी एक तर्क दिया कि हो ना हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो पॉलिटिकल लीडर थे, जो पॉलिटिकल कंट्रोलर थे, सिस्टम को कंट्रोल करने वाले लोग थे, वो प्रिस्ट किंग थे, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विद द मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रिस्ट किंग, ओके, एंड हैव फाउंड पैरेलल इन द इंडस रीजन। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में प्रिस्ट किंग की थ्योरी को पाया था, उन्होंने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया।
But as we will see, the ritual practices of the Harappan civilization are not well understood yet, not are there any means to knowing whether those who performed them also held political power. लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है ना, यज्ञ वगैरह, बलि वगैरह, दान दक्षिणा वगैरह, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। थोड़ा सा उनके रिलीजियस सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कालीबंगा से बहुत सारे अल्टर्स मिले हैं, यू नो अल्टर्स, हवन कुंड टाइप, ठीक है ना, जहाँ पर यज्ञ किया जाता है, जहाँ बलि दी जाती है, तो ऐसी जगह मिली हैं, लेकिन हम लोग बहुत एग्जैक्ट नहीं हैं, ठीक है ना। तो रिचुअल्स प्रैक्टिसेस इसीलिए कहा गया है कि बट एज वी विल सी पेज 23, द रिचुअल प्रैक्टिसेज ऑफ द हड़प्पन्स civilization are not well understood yet, nor are there any means to knowing whether those who performed them also held political power। और इस चीज़ का भी सिम्टम नहीं मिलता, ठीक है ना, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग पुजारी लोग थे, जो यज्ञ या पूजा पाठ कराने वाले लोग थे, क्या वो पॉलिटिकल पावर रखते थे? इसका कोई एग्जैक्ट सिंबल, एग्जैक्ट सिम्टम जैसे मोहनजोदाड़ो और जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिलता है, वैसा यहाँ पर एग्जैक्टली देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया उसमें एक ये है कि क्या पृष्ठ क्लास राजा हो सकता है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की थ्योरी पर आर्कियोलॉजिस्ट ने कोशिश की है कि इंडिया में भी पृष्ठ किंग की थ्योरी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पृष्ठ किंग की थ्योरी को यहाँ प्रूव कर सकें। और एक इमेज मिली है यहाँ से, ठीक है ना, तो जो पृष्ठ किंग की जो इमेज मिली है उसमें एक पुजारी है, देखिए, और ये एक शॉल टाइप ओढ़े हुए है, इसकी बियर्ड भी है, तो इसको इस हिसाब से एक पृष्ठ माना गया है, ठीक है ना। और फिर चूंकि ये बहुत आर्टिफाइड है, बहुत ही अलंकृत है, ठीक है ना, बहुत ही डेकोरेटेड है, इसलिए इसको एक किंग को भी सिंबलाइज किया गया। इसीलिए माना गया कि इंडिया में भी पृष्ठ किंग का कॉन्सेप्ट था उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेकिन इसका कोई ठोस आधार हमारे सामने नहीं मिलता, चूँकि हमें उनकी रिचुअल सिस्टम के बारे में थोड़ा कम पता है, और साथ ही ये भी कम पता है कि जो रिचुअल सिस्टम को कंडक्ट कराते थे पृष्ठ लोग, क्या वो भी पॉलिटिकल पावर रखते थे, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए थोड़ा सा आज मैंने डिस्कस किया। आपका होमवर्क है सेकंड चैप्टर का नोट्स लिख करके कल मुझको सबमिट कर दें, और कल के बाद मैं मतलब नेक्स्ट डे पर आपको नेक्स्ट चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी। स्टे सेफ एट योर रेसिडेंस, बी हेल्दी एंड हैप्पी विद योर गार्जियंस, and we will meet in the next lecture. Thanks to all. Good night.